हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास मी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। जहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास से उनको एक आई कार्ड भी मिलता है, जो कि मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का होता है। उसका अकाउंट चेक करने पर उनको पता लगता है कि वह लड़की पिछले कुछ दिनों से एक लड़के से बात कर रही थी, और उस लड़के का फ़ोटो दिखाने पर एक पुलिस वाला बोलता है कि मैंने इसको इसके साथ देखा है। और फिर जब उस लड़के से पूछताछ करने जाते हैं तो वो डर कर भागने लगता है, जिसके सैंपल से उनको पता लगता है कि इस लड़के ने उस लड़की के साथ गलत काम करके उसको मार डाला था। यह सब कुछ जानने के बाद धर्मराज नाम का एक इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसे बदमाशों को जेल में नहीं बल्कि बीच चौराहे पर जान से मार देना चाहिए। और फिर जब उस लड़के को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है तो वहाँ पर एक हुडी वाला आदमी आता है, जिसके हाथ में एक स्प्रे होता है, और वह वहाँ से जाते हुए उस लड़के के मेन पार्ट पर वह स्प्रे डाल देता है, जिसकी खुशबू से एक कुत्ता भागता हुआ आता है, उस लड़के के मेन पार्ट को बुरी तरीके से कच्चा चबा जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। और फिर सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर वो हुडी वाला आदमी नज़र आ जाता है, और वहीं पर सारा सयू नाम का एक ऑटो वाला भी होता है, जिसके हाथ में सेम वैसा ही ब्रेसलेट होता है जैसा कि उस हुडी वाले आदमी के हाथ में होता है। और इन सबको देखते हुए धर्मराज का सीनियर उसको अरेस्ट करने का हुक्म दे देता है, और उसको अरेस्ट कर भी लिया जाता है। फिर जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके वकील उसके तरफ से बोलने लगते हैं और दिखाते हैं कि उन दोनों के ब्रेसलेट में काफ़ी अंतर है। फिर वे बताते हैं कि सरासइयों ने गलती से वहां पर अपनी ऑटो पार्क कर दी थी, और जिसके चालान की रकम वो यहाँ पर अदा करने आया है। और फिर वकील उनको उसके चालान की पर्ची भी दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद जज सबूतों के अभाव में उसको रिहा कर देता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि सरासइयों की बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ था, और अपनी बहन को उसने मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था, जिस वजह से कि बाकी बच्चे उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और आज वह अपनी बहन को देखने आया हुआ होता है। वह कुछ देर उसको देखता है, और फिर उसको देखते देखते वो पुरानी बातें याद करता है, और यहाँ से वापस चला जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर धर्मराज नाम का ऑफिसर उसकी बहन के मामले में उससे कुछ पूछताछ करता है और उसको कुछ बताता भी है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादातर करीबी लोग ही गुनहगार निकलते हैं, जैसे कोई यार दोस्त भाई चाचा वगैरह। जिस पर सुरासिंह यूँ बोलता है कि नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है। और फिर धर्मराज बोलता है कि तुम्हारी बहन के पास से जो सैंपल मिला है उसका डीएनए करने पर पता लगा है कि वो किसी ओ नेगेटिव बंदे का है, और वह उसको बाकी और कुछ भी बताता है, जिस पर सुरासिंह छिड़कर बोलता है कि तुम्हारे पास का कुछ भी नहीं है, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रेड्डी नाम के गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर होता है, और वह हर तरीके के गलत काम करता है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मेन काम होता है नई नई लड़कियों को किडनैप करके उन देह व्यापार करना। और इसमें उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, जिसमें एक होता है राजू, जो कि उसका ख़ास आदमी होता है। वो उसको फ़ोन करके जमींदार की बेटी के शादी में जाने के लिए बोलता है, जिसका इशारा समझ के वो उसके पास जाता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया होता है। वो उसको नीचे बुलाता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर ज़बरदस्ती करता है, और उसके बाकी दोस्त भी करते हैं, जिसके बाद वो उसकी वीडियो बना लेते हैं। फिर रेड्डी उसके बाप के पास जाकर उसकी बेटी की वीडियो उसको दिखाता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है, जो कि वह पहले नहीं कर रहा था, और वह उसको मना कर रहा था। इसके बाद वह उसको बोलता है कि तुम मेरी बेटी की वीडियो तो लीक नहीं करोगे, जिस पर रेड्डी बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर इसके बाद हमें एक प्लम्बर को दिखाया जाता है, जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठकर एक पाइप ठीक कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र 15-16 साल की एक नीचे बैठी लड़की पर पड़ी, जो कि वहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। उसके पास आकर उसको देखता है और उसकी नीयत उस पर ख़राब हो जाती है। फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी छत पर एक औरत कपड़े सुखाने आती है, तो उसका मुंह भींचकर पीछे खड़ा हो जाता है, जिस वजह से दम घुटने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसका बाप ऊपर आता है तो अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है, जिसके बाद से पूरे मोहल्ले में हंगामा हो जाता है। वहाँ पुलिस आती है, और साथ में पास से गुजर रहा सरासइयों भी आ जाता है, जिसको पुलिस से इस इंसिडेंट्स के बारे में पता लगता है। फिर उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे उसमें अपनी बहन नज़र आ रही थी। इसके बाद पुलिस वाले उस प्लम्बर के नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगा लेते हैं, जो कि उसी बिल्डिंग में होता है। फिर जब उसके अपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उसको पानी में डुबोकर मार दिया है, और उसको काफ़ी ब्रूटली मारा गया है।
और उसको चेक करने पर उसकी जेब से उसका फ़ोन भी निकलता है, जिसको किसी ने ऑन करके पॉलीथीन में पैक करके उसकी जेब में डाल दिया था। फिर हमें कावेरी नाम की एक लड़की को दिखाई जाता है जो कि अपने घर के बाहर से गुजर रही होती है। उसको कुछ लोग तंग करते हैं, जिसके बाद वह सरासियों को देखती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि ये लड़के मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे पास किराए के पैसे तो नहीं है, पर क्या तुम मुझे अब मेरे कॉलेज तक छोड़ सकते हो। और वह उसकी बहन के कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो सरासियों उसको वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए मान जाता है। फिर उसको बिठाकर उसके कॉलेज में छोड़ देता है, जहाँ पर वह पैसों के बदले उसे अपने हाथों का बनाया हुआ खाना देती है। फिर पास से गुजर रही प्रिंसिपल की गाड़ी को रोक कर वह उनसे कहती है कि मैम, कॉलेज फीस का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया है, क्या आप प्लीज़ मुझे 10 दिन का टाइम दे सकती हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल मान जाती है और उसको टाइम दे देती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें सरासइयों को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पी रहा होता है और वह नशे में अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाता है और चुपचाप खड़ा होकर उसको देखने लगता है। गायत्री नाम की एक लड़की वहाँ पर उसको चुपचाप खड़ा हुआ देखती है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह उसको कुछ भी कहे बिना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद गायत्री के टीचर उसको बताते हैं कि कैसे वह अपनी बहन को यहाँ रोज़ देखने आता है और क्या उसकी बहन के साथ हुआ। ये सब कहानी सुनने के बाद तो गायत्री की आंखों में से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वह सरासियों के पास जाती है और उसे अपने किए की माफ़ी मांगती है। इधर हमें कावेरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रिंसिपल के पास आकर बोलती है कि मैम फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो उसकी प्रिंसिपल उसको किसी का पता बताती है, जो कि गरीब बच्चों की फ़ीस खुद से भर देते हैं। कावेरी उनके पास अकेले जाने से डर रही होती है, तो वह प्रिंसिपल के साथ जाती है और यहाँ आकर हमें पता लगता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रेड्डी होता है। वह प्रिंसिपल उसे कावेरी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो उसकी कॉलेज फ़ीस भी पे करता है और साथ ही साथ उसको एक स्मार्टफ़ोन भी गिफ्ट करता है। जिसके बाद कावेरी उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेड्डी का जब कोई भी पैंतरा काव्य पर काम नहीं करता, तो वह अपने दूसरी ट्रिक यूज़ करता है और वह अपने एक आदमी के साथ कावेरी को प्यार का झूठा मोटा नाटक करवा देता है। उसके बाद वह लड़का उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है, जहाँ पर राजू भी होता है और वह उसके साथ रोमांस करने लगता है, जिसकी वीडियो वहाँ पर लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद राजू वहाँ आकर उसको वह वीडियो दिखाता है और एक एक करके उसके साथ गलत काम करते हैं और यहाँ पर कावेरी को ना चाहते हुए भी उनके साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। जिसके बाद रेड्डी उसके पास आता है और उसे रोज़ नए नए आदमियों के पास भेजता है और उसको उनके साथ सोने पर मजबूर करता है। अब बेचारी कावेरी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, ना तो वो यहाँ से भाग सकती थी ना कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसकी वीडियो उन लोगों के पास थी। वह रोज़ तैयार होकर नए नए आदमियों के पास जाती है। इसके बाद रेड्डी प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और उसे और नई लड़कियाँ भेजने के लिए बोलता है, जिसके लिए प्रिंसिपल गायत्री समेत बहुत सारे लड़के को फेल कर देती है। फिर वह डायरेक्टली उनसे रेड्डी को मिलने को बोलती है, जिस पर गायत्री को थोड़ा शक हो जाता है। तो वह प्रिंसिपल को बोलते हैं कि हम ऐसे किसी से भी नहीं मिलेंगे, जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, मत मिलो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही थी। इसके बाद वह बोलती है कि तुम लोगों को अपना फ्यूचर नहीं बनाना, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात और, यह बात हम लोगों के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन गायत्री यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर देती है, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने प्रिंसिपल की सच्चाई आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कॉलेज के जो मैनेजमेंट होते हैं वे उन लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम लोगों ने वीडियो वायरल क्यों की, तुम लोगों को पहले आकर हमको बताना चाहिए था, हम पूरे मामले की जाँच करते और सच्चाई का पता लगाते। और वैसे भी अब तो प्रिंसिपल आसानी से बेल पर छूट जाएगी, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। तो गायत्री बोलती है कि अगर मैं वीडियो सबूत ले आऊँ तो क्या कोर्ट उसको मानेगा, जिस पर मैनेजमेंट के लोग हाँ बोल देते हैं। और इसके बाद हमें कावेरी को दिखाया जाता है, जो कि राजू को एक आदमी को बहलाकर अपने रूम में बुलाती है और उसके साथ रोमांस करने के बहाने उसको बेहोश कर देती है। फिर वो उसके लैपटॉप से जो भी सारे इंपॉर्टेंट सबूत होते हैं वह अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करती है और इसके बाद वह उन सारे सबूतों को गायत्री को भेजती है। इधर राजू के अपने आदमी के ज़्यादा देर तक कमरे में होने की वजह से शक हो जाता है, तो वो आकर उसको चेक करता है और कावेरी बार बार गायत्री को कॉल कर रही होती है, जो कि क्लास में होने की वजह से उसका कॉल पिक नहीं करती। तो फिर गायत्री वो सारी वीडियो उसको भेजकर फ़ोन अपना खिड़की से नीचे फेंक देती है और खुद की जान ले लेती है। जब राजू कमरे में आता है तो वह सब कुछ देख लेता है और ये भी देख लेता है कि कावेरी ने वह वीडियो किसी को भेज दी है और वह गायत्री और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में जानता था। तो वह सीधा कॉलेज पहुँच जाता है, जहाँ पर गायत्री वही वीडियो भेज रही होती है। तो राजू भी अपने आदमियों के साथ कॉलेज के बाहर आ जाता है और गायत्री जब उनको देखती है तो वह वीडियो में से उनको पहचान जाती है। तो वह उनको देखकर कॉलेज के अंदर भाग जाती है, जहाँ पर वह कैंटीन में जाती है,
जिसके बाद राजू और उसके आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं। वे वहाँ पर देखती है कि 1 बजने वाला है और सरासइयों अपनी बहन की बॉडी को देखने के लिए आएगा, तो वे सीधा भागते हुए उसकी बहन की डेड बॉडी के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर राजू और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। लेकिन उनके कुछ करने से पहले वहाँ पर सरासइयों आ जाता है और उनको एक-एक करके धोने लगता है, क्योंकि उनमें से एक आदमी ने उसकी बहन के ऊपर हाथ रखा हुआ था और उसी का गुस्सा वो उन सब पर निकालता है और उनकी बहुत जमकर धुलाई करता है। फिर वह कावेरी को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर राजू उसके ऊपर एक बोतल फेंकता है, जिसको गायत्री की तरफ आता देख वह उसे अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन बोतल जाकर सरासियों के दोस्त के ऊपर लग जाती है। तो गायत्री और सरासियों उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर गायत्री कावेरी और सारे मामले के बारे में सरासियों को बताती है और वह उनको बताती है कि हमें इस वीडियो को किसी भी तरह कोर्ट में पेश करना होगा और इन लोगों को सज़ा दिलवानी होगी। इसके बाद वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर धर्मराज भी आ जाता है। धर्मराज के आने के बाद सरासइयों उसको सारी स्टोरी बता देता है। तभी नर्स आकर बोलती है कि तुम्हारे दोस्त का काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया है, इसलिए और नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करो। ये सुनने के बाद सरासइयों फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम करने चला जाता है और इधर धीरू राजू को दिखाया जाता है, जो कि उसके दोस्त के बारे में सुनकर अपने किसी आदमी को सरासइयों के दोस्त को मारने के लिए भेजता है। फिर अगले सीन में हमें सरासइयों के दोस्त को बुरी तरह मारते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को पेड़ से लटका दिया जाता है। तो पुलिस उसको देखने के लिए आती है। वहाँ पर सरासियों और गायत्री भी आ जाते हैं, जिसको देखकर गायत्री काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वह लोग अब उसके पीछे पड़ चुके थे। यहाँ पर सरासियों गायत्री को समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वह उससे पूछता है कि तुमने वो वीडियो एविडेंस कहाँ पर छुपाया है, तो वह बोलती है कि वो मैंने तुम्हारी बहन की डेड बॉडी के पास छुपा दिया था। तो सरासियों फिर अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाता है और तभी टीचर आकर उससे बोलता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर काफ़ी टाइम से है, कि तुम इसको ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो। यह सुनने के बाद सरासइयों अपनी बहन को प्यार से देखता है और पास्ट याद करने लगता है, जहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि पार्वती पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसने बोर्ड में टॉप किया होता है और वह डॉक्टर भी बनना चाहती है। और ये बात भी होती है कि अगर वह डॉक्टर बनी तो वह इस पूरे गांव की पहली डॉक्टर होगी। जिसके बाद वह लोग काफ़ी खुश होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब उसको पता लगता है कि उसका भाई उसका एडमिशन कॉलेज में कराना चाहता है, तो वो मना कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी भाई फ़ी नहीं दे पाएगा। जिसके बाद गाँव वाले बोलते हैं कि बेटा तुम फिक्र ना करो, हम सब भी तुम्हारी फ़ी देने में हेल्प करेंगे। और वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहाँ पर एडमिशन के बाद सरासइयों भी वहीं रहकर ऑटो चलाने लगता है और वह रोज़ अपनी बहन से मिलने जाता था, क्योंकि वो उसके पास रहना चाहता था। और वह पूरे 1 बजे उससे मिलने जाता है, जहाँ पर पार्वती उसको बताती है कि कैसे एक लड़के की मौत हो गई थी और उसके पिता ने उसकी बॉडी को कॉलेज में दे दिया ताकि बच्चे उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें। यह सुनने के बाद तो सरासइयों काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और इधर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि बाकी लड़कियों की तरह पार्वती से भी उसकी कॉलेज फ़ी के लिए बोलती है, जिस पर पार्वती बोलती है कि मेरे भाई ने आधी फ़ी तो दे दी है और आधी भी वो दे देगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद भी उसकी फ़ी का इंतज़ाम नहीं होता, तो प्रिंसिपल उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर रेड्डी के पास ले जाती है। लेकिन पार्वती ने इसके बारे में सरासियों को भी बता दिया होता है, तो वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वह रेड्डी को पैसे देने के लिए धन्यवाद बोलता है। उससे बोलता है कि मेरे गाँव वाले मेरी बहन की फ़ी देते हैं, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि मेरी बहन डॉक्टर बने, और आप ये पैसे किसी ज़रूरतमंद या गरीब बच्चे को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, मेरी बहन की फ़ी का इंतज़ाम हो चुका है। ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो रेड्डी अपने आदमी को बुलाता है और इस मामले को निपटाने को बोलता है। कुछ दिन बाद एक आदमी सरासियों की ऑटो में बैठता है और उसको बोलता है कि भाई साहब मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो। जिसके बाद वह बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। वह उसको अपना फ़ोन दे देता है और एक जगह ऑटो रोककर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वह आदमी जानबूझकर उसका फ़ोन ब्रिज से नीचे गिरा देता है। तो सरासियों उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, तो वह आदमी उसका पैसा देने लगता है और कहता है कि मैं आपका फ़ोन दे दूँगा। इसके बाद वह किसी को कॉल करता है और बताता है कि काम हो गया। उन सभी का मकसद ये होता है कि कुछ देर तक सरासियों पार्वती से कनेक्ट ना रहे। जिसके बाद कोई पार्वती को कॉल करता है, बोलता है कि तुम्हारे भाई का बुरा एक्सीडेंट हो गया है। बाहर एक गाड़ी आकर उसको अपने अंदर बिठाकर ले जाती है और फिर अगले दिन पार्वती की लाश जंगलों के बीचों बीच बड़ी बुरी हालत में मिलती है, जिसको देखने के बाद सरासइयों के तो होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, वह रोने लगता है।
कि जिस बहन को उसने बचपन से लेकर अब तक बहुत प्यार से पाला, उसकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद वह अपनी बहन को कॉलेज में दान कर देता है ताकि बच्चे उससे सीख सकें। उसके बाद कहानी इस पॉइंट पर प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सरासुई अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। जिसके बाद हमें गायत्री को दिखाया जाता है जो कि सरासुइयों के पास होती है। वो उसको बोलती है कि कोर्ट की हियरिंग में अभी 1 दिन और बाकी है और उन लोगों को उसकी सेफ्टी की चिंता होती है। तो सरासुइयों पुलिस एसीपी को कॉल करके बुलाता है क्योंकि सरासुइयों की बहन की मौत के वक्त उसने उसको अपना कार्ड दिया था और कहा था कि तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प हो तो तुम बेझिझक बोल देना। वैसे उस गायत्री को खुद सेफ करने के लिए आता है। वो गायत्री को एक जगह ले जा रहा होता है जो कि सेफ हाउस के नाम पर वो किसी उसे अनजान जगह ले जाता है। और इधर सरासुइयों को मैसेज आता है कि अभी कावेरी का फ़ोन ऑन हुआ है। तो वो उस पर कॉल करता है तो एक लेडी उठाती है। वो बोलती है कि ये फ़ोन मेरी बच्ची को खेलते हुए मिला। वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उस औरत से विनती करता है कि आप प्लीज़ मुझे उस जगह ले जाइए जहाँ से आपको ये फ़ोन मिला। वह औरत उसकी बात मान जाती है और सरासुइयों को उस जगह पहुँचा देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि रेड्डी, एसीपी और राजू तीनों मिले हुए होते हैं। वह गायत्री को चाय में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं और उससे वो फ़ोन भी ले लेते हैं जिसमें सारी वीडियो प्रूफ होते हैं। और इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत कर पाते, यहाँ पर सरासुइयों आ जाता है और क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर कावेरी ने अपनी जान दी होती है और उसने फ़ोन नीचे फेंका होता है। यहाँ पर सरासुइयों आता है, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वह उन लोगों को एक करके काट डालता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धांसू फाइट होती है जिसमें सरासुइयों भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है तो वहाँ पर सरासुइयों के अलावा उन्हें और कोई भी नहीं मिलता। वे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि सारे के सारे लोग गायब कहाँ हो गए। इसके बाद वे सरासुइयों को ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि धर्मराज जो होता है वो सरासुइयों के साथ मिला हुआ होता है क्योंकि वह पुलिस की बंदिशों में रहकर ये काम नहीं कर पाता। वह चाहता है कि गुनहगारों को सज़ा नहीं बल्कि मौत मिलनी चाहिए क्योंकि ऐसे इंसानों के ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे दरिंदे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी भी एक 16 साल की बेटी है और जब वो बाहर जाती है तो मेरे दिल में भी डर रहता है कि कहीं उसके साथ कोई कुछ गलत ना कर दे। ऐसे दरिंदे हबशी खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। मैं अगर कानून की बंदिशों में बंधा नहीं होता तो मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारता। और यह हमें पता लगता है कि कोर्ट में जिस आदमी ने उस लड़के को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि सरासुइयों होता है और प्लम्बर को भी उसी ने मारा होता है। और इन दोनों के अलावा सरासुइयों के दोस्त को किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरासुइयों ने मारा हुआ होता है क्योंकि जिस दिन नर्स ने बताया था कि उनके दोस्त का ब्लड और नेगेटिव है तो धर्मराज को शक हुआ था। उन्होंने पार्वती की बॉडी के पास मिले डीएनए से मैच कराया तो वह सेम निकला। और इसके बाद वह उसको बताता है कि उसकी बहन पार्वती को किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने मारा हुआ होता है। वह उसे जंगलों में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि वह रेड्डी के लिए काम किया करता था। वह लड़कियों को वहाँ से ले जाके उसके पास ड्रॉप किया करता था। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो पार्वती का सिर पीछे खिड़की से लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वह उसकी लाश को वहीं छोड़कर भाग जाता है। जब ये सरासुइयों को पता लगता है तो वह उसको बहुत बुरी तरीके से जान से मार देता है। और यहाँ पुलिस वालों के पूछने पर कि उन सभी की लाशें कहाँ हैं वह कुछ नहीं बताता तो पुलिस वाले उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है लेकिन फिर भी सरासुइयों उसको कुछ नहीं बताता। तो हार कर पुलिस वाले उसको लॉकअप में डाल देते हैं। और इधर हमें पता लगता है कि धर्मराज ने अपने एक पुलिस दोस्त को उन सभी को सौंप दिया होता है जो कि पुलिस में भर्ती होने वाले लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। उन लोगों ने डमी की जगह उन सभी को वहाँ पर लगाया हुआ होता है जिसमें राजू, रेड्डी और एसीपी सब होते हैं। वे लड़कों से उन सभी पर शूटिंग करवाते हैं जिससे उन लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद उनकी बॉडी को जला दिया गया होगा, इसीलिए तो पुलिस को आज तक उसकी लाशों का पता नहीं चला। और यहाँ पर सरासुइयों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जेल में होता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।